हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में ये यूनिट 3 का 10th चैप्टर है। अब इस चैप्टर के कुछ बहुत ज़रूरी पहलू ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब देखिए, दुनिया का हर सेल, ठीक है, दुनिया का हर एक सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक एंटिटी डिवाइड करती ही है। वजह अगर आप पूछें, रीज़न अगर आप पूछने की कोशिश करें तो एक ही है कि उसको उसका जेनेटिक मटेरियल टिकाए रखना होता है, बनाए रखना होता है। तो ये जो सारी फेजेस चलती हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए अलग अलग चलती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के हिसाब से। अब यूकैरियोटिक सेल्स को देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स जैसे हम हो गए, यीस्ट हो गई, ये सारी सेल्स होती हैं। तो सेल जब डिवाइड करता है तो ह्यूमंस का सेल करीब 24 घंटे लेता है डिवाइड करने के लिए। और यीस्ट की जो सेल होती है काफ़ी छोटी सी सेल होती है, बहुत कुछ होता नहीं उसमें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो करीब करीब 90 मिनट में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा करीब करीब लगता है। तो आप कंपेरिजन देख सकते हैं कितना है। और रही बात यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो फेज है ना, ये 4 मेन फेजेस में चलती है। इसमें 4 मेन फेजेस होते हैं। अब वो हम देखेंगे फेजेस क्या होते हैं, लेकिन बेसिकली इसको 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड करा गया होता है। एक होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। अब ये जो एम फेज यहाँ दिखाई गई है, ये एम फेज एक्चुअल फेज होती है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है। यानी कि अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि सेल एक्टिव है डिवीजन फेज में। और एम फेज में ऐसा कुछ खास दिखता नहीं है अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की कोशिश करें तो। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी आएंगे, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ये जो एम फेज है, ये एम फेज को कहा जाता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज ये जो वर्ड है ये लिया गया है 2 वर्ड से, माइटोस एंड ओसिस। अब ये जो माइटोस का मीनिंग है, माइटोस का मीनिंग होता है थ्रेड। अब शुरुआत में कभी किसी साइंटिस्ट ने किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा होगा तो उसे दिखा होगा कि सेल के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कंडेंस और डीकंडेंस हो रहे हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट और डीकॉम्पैक्ट हो रहे हैं। आज के वक्त में हमें ये पता है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो डीएनए से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस थी, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्शन का या कंडेंसेशन का प्रोसेस था वो डीएनए से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस थी। तो उस वक्त जो नेम दे दिया गया वो आज तक चलते आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एक्चुअल सेल डिवीजन की फेज होती है। ये शुरुआत तो होती है इसकी न्यूक्लियर डिवीजन से, जिसे कहा जाता है कार्योकाइनेसिस। अभी कार्योकाइनेसिस वर्ड बुक में दिया गया है कि क्रोमोसोम्स के रिलेटेड है, लेकिन आप याद रखिए कार्यो ये वर्ड न्यूक्लियस से रिलेट करता है, क्रोमोसोम से नहीं। ओके, अब ये प्रोसेस, ये माइटोटिक फेज जो हम कह रहे हैं या एम फेज जो कह रहे हैं, ये एंड होती है जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और दोनों सेल्स अलग अलग हो जाती है। अब ये माइटोसिस, 2 माइटोसिस के बीच में चलने वाली फेज जो है उसे कहा जाता है इंटरफेज। आप समझ गए होंगे इसका इंटर कहने की जरूरत क्या है। अब इंटरफेज को कई बार रेस्टिंग फेज भी कहा गया है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग उस टाइम बिलीव करते थे, बहुत पहले के टाइम, कि ये कोई एक्टिव मेटाबॉलिक फेज नहीं है जहां पे सेल कुछ बहुत एक्टिव हो, क्योंकि उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा दिखता नहीं था, इस वजह से नाम दे दिया गया। लेकिन आज के वक्त में साइंटिस्ट लोगों को पता है कि इंटरफेज में बहुत कुछ ऐसा होता है जो माइक्रोस्कोप के नीचे तो नहीं देख सकता, लेकिन आप पता कर सकते हैं बहुत सी अलग टेक्निक्स यूज करके। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में चलने वाली प्रोसेस को इंटरफेज कहा गया है। अब इंटरफेज बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड करी गई है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G का मीनिंग है गैप, कुछ बहुत बड़ा, कुछ अलग नहीं है ये। G का मीनिंग है गैप। अब ये गैप, पहला गैप होता है, दूसरा गैप होता है, और 2 गैप्स के बीच में एक सिंथेसिस फेज चलती है। एस का मीनिंग है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस किस चीज़ का, तो यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस चलता है। डीएनए का सिंथेसिस कह सकते हैं या तो डीएनए का रेप्लिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एम फेज है ये पूरे सेल साइकिल की सिर्फ 5% हिस्सा कैरी करता है, यानी करीब 1 घंटा चलती है अगर ह्यूमंस की बात करें तो, और 95% होती है इंटरफेज। तो आप देख सकते हैं इंटरफेज एक्चुअली कितनी बड़ी चलती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे कुछ होता नहीं होगा, यहाँ पे होता बहुत कुछ है पर दिखता कुछ नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड देखते हैं।
अब ये जो फेजेस है सेल साइकिल के, एम फेज को डिवाइड किया गया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रो का मीनिंग है बहुत पहले, फॉरवर्ड, जो बहुत शुरुआत में होती है। मेटा का मीनिंग है कुछ मिडल में है, कुछ बीच में हो रहा है। एना का मीनिंग होता है कि आखिरी से कुछ पहले हो रहा है। और टीलो का मीनिंग होता है कि भाई कुछ आखिरी में हो रहा है। और फेजेस का मीनिंग तो आप जानते हैं। अब ये जो इंटरफेज है, इंटरफेज जैसे कहा गया था दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में चलती है। इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। आप ये चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है, जरूरी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद आती है इंटरफेज। इंटरफेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी डिस्कस करने में इजी है। अब इंटरफेज में 3 फेजेस जैसे कहा गया था चलती है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 का मीनिंग है गैप, फर्स्ट गैप फेज, G2 का मीनिंग है सेकेंड गैप फेज और S का मीनिंग है सिंथेसिस फेज। अब G1 यानी कि फर्स्ट गैप फेज में होता यह है कि इंटरवल जो होता है, दो माइटोटिक फेजेस के बीच का जो इंटरवल है वो बनाता है G1 फेज को। यहाँ पे बहुत सी मेटाबॉलिकली एक्टिव प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेसेस जो कि डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के काम आएगी, लेकिन डीएनए खुद रेप्लिकेट नहीं होता इस फेज में, ठीक है। डीएनए को रेप्लिकेट करवाने वाली बहुत सी प्रोसेस चलती है, लेकिन डीएनए अभी रेप्लिकेट होना शुरू नहीं हुआ, ठीक है। फिर आती है एस फेज। अब G1 फेज में तो बहुत सी प्रिपरेशन हो गई, डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है। अब एस फेज में वो प्रिपरेशन काम आती है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। रेप्लिकेट यानी कि उसकी अमाउंट डबल होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अब देखिए कहा गया है कि डीएनए की अमाउंट बढ़ती है। डीएनए की अमाउंट जब कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं वो सी, ये वर्ड कैपिटल सी करके यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर 2C किसी में डीएनए है, ठीक है, तो उसकी अमाउंट बढ़कर 4C हो जाएगी। कब? एस फेज में। लेकिन इसमें क्रोमोसोम का एक्चुअल नंबर तो बढ़ता नहीं है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, बस डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है। ओके, इतना याद रखिएगा। कई बार ये सवाल आता है तो इसमें गलतियां हो जाती है। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, बदलेगा तो बस डीएनए का नंबर। अब डीएनए जब रेप्लिकेट हो जाता है तो न्यूक्लियस टूटना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी न्यूक्लियस टूटना शुरू नहीं हुआ, इतना आप याद रखिए, ठीक है। जब प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद ये सब होता है। यहां पे होता क्या है, तो यहां पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है। देखिए आप इस स्लाइड में अच्छे से देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बस एक सिंगल थ्रेड है डीएनए का, यहाँ पे 2 थ्रेड बन गए। इसी से प्रूव होता है कि डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं 1C से 2C हो गया, अगर 2C होता तो 4C हो जाता, है ना, डबल हो रहा है। तो ये बन गई कॉपी किसी जीन की, यानी कि यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गया एक क्रोमोसोम। अब ये एक क्रोमोसोम है, इसमें ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है। सिंपली आप याद रखिए जितने सेंट्रोमियर हैं उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। 2 सेंट्रोमियर 2 क्रोमोसोम, 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे 1 सेंट्रोमियर दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये एक ही क्रोमोसोम है। यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा था, सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के आसपास पड़ा होता है। वैसे तो ये एक ही ऑर्गेनेल होता है, और जैसे एस फेज आती है, ये एस फेज में खुद भी डुप्लीकेट हो जाता है। देखिए 2 सेंट्रियोल्स बन गए हैं, ये एक सेंट्रियोल हो गया और ये एक सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल है। और G2 उसके बाद आती है G2 फेज, यानी कि सेकेंड गैप फेज। अब यहाँ पे ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो बाद में माइटोसिस के काम आएंगे, माइटोसिस के काम आएंगे, यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन के काम आएंगे। ओके, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोसेस हो क्या रही है। इंटरफेज के बाद अब आता है अपना एम फेज। इंटरफेज खत्म हो गई, अब एम फेज आएगा। एम फेज में होगी एक्चुअल सेल डिवीजन। अब इस सेल डिवीजन को, अगर ये माइटोसिस है तो इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इक्वेशनल इसलिए क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता। अगर 2 क्रोमोसोम है तो डिवीजन होने के बाद भी 2 ही क्रोमोसोम होंगे। जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है, तो माइटोसिस यानी कि एम फेज कंप्लीट होने के बाद 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। अब ये जो एम फेज है, इसमें मैंने कहा था कि इसमें 2 फेजेस में चलता है।
एक तो कार्योकाइनेसिस होती है और आखिरी में होता है साइटोकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़नी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जब होता है तो इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, मतलब रफली 4 स्टेजेस में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। कोई चाहे तो 5 फेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, पर बहुत से बुक्स में पॉपुलरली इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले ये प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज और उसके बाद आती है टीलोफेज। तो देख सकते हैं एम फेज में क्या हो रहा है। एम फेज में सेल बस डिवाइड हो रही है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला क्योंकि सेंट्रियोल सेम है। देखिए सॉरी, सेंट्रोजोम सेम है। देखिए एक इसमें एक सेंट्रोजोम है, इसमें एक सेंट्रोजोम है, इसमें एक सेंट्रोजोम है और इसमें भी एक सेंट्रोजोम है ना। इसमें भी वैसे ही कुछ है, बस यहाँ पे दिख नहीं रहा। एम फेज की डिटेल डायग्राम है। ब्रीफली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और उसके बाद है टीलोफेज, और उसके बीच इंक्लूड की गई है प्रोमेटाफेज। डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स में है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप 4 फेजेस भी याद रख सकते हैं। इंटरफेज के बाद होती है सारी प्रोसेसेस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की कुछ प्रोसेस हो रही है। ये रहा साइटोकाइनेसिस का हिस्सा, जहाँ पे 2 सेल्स डिवाइड हो चुके हैं कम्प्लीटली। उसके बाद फिर से इंटरफेज आएगी, इंटरफेज के बाद फिर से एम फेज आएगी, ठीक है। अब देखते हैं प्रोफेज। अब ये जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज में शुरुआत में तो क्रोमोसोम का जो भी मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि बेसिकली डीएनए से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। पूरा नहीं बनता, बस शुरू हो जाती है। उसके बाद जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाती है। ये देखिए सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन आपने देखा था एस फेज में कंप्लीट, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन एस फेज में कंप्लीट हो चुका था। अब ये जो सेंट्रोजोम है वो डुप्लीकेट हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। उसी के साथ साथ ये माइटोटिक स्पिंडल्स भी बनाते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनाई हुई ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो सेल्स के अंदर काम करती हैं, बहुत ज़रूरी काम होता है इनका। अब ये डायग्राम अगर आप देखें तो इससे एक पिक्चर ली हुई है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से, तो इसमें देख सकते हैं ये जो रेड कलर का हिस्सा है वो सारा है क्रोमोसोम्स का, और ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो ये रेडिएटेड नेटवर्क बनता है उसे कहा जाता है एस्टर्स, ठीक है। उस वक्त, जिस वक्त माइक्रोस्कोप इतने अच्छे नहीं थे, उस वक्त लोगों को लगा, साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये कोई स्टार शेप्ड एंटिटी है, कुछ बॉडी है जो सेल्स के अंदर दिखती है, तो उसने एस्टर का नाम दे दिया। एस्टर का एक्चुअल मीनिंग लैटिन में होता है स्टार। अब ये जब 2 एस्टर्स, यानी कि इस सेंट्रोजोम का एस्टर और इस सेंट्रोजोम का एस्टर, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क जो उस सेंट्रोजोम से बाहर निकला हुआ है, उसी को एस्टर कहते हैं। तो ये जो एस्टर है ये टुगेदर एक साथ आके इसे माइटोटिक एपैरेटस का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा नेटवर्क बन चुका है ये माइटोटिक एपैरेटस है, ठीक है। और बस ये सेंट्रोजोम का ये इतना हिस्सा जहां से दिख रहा है कि बस स्टारशिप कुछ निकल रहा है, उसे कहा जाता है एस्टर्स। अब ऐसे सेल में जो प्रोफेज में पहुंच चुका है, उस सेल में ना आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स ढूंढ सकते हैं, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ढूंढ सकते हैं, ना उसमें न्यूक्लियोलस मिलता है। बस मिलता है तो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एनवेलप, वो भी टूटा हुआ। फिर आती है मेटाफेज। अब ये जो मेटाफेज है, मेटाफेज का एक्चुअल काम है क्रोमोसोम को पूरी तरह से कंडेंस कर देना, यानी कि जब डीएनए से क्रोमोसोम बनेगा वो पूरी तरह से कंडेंस हो चुका होगा इस फेज में। आप देख सकते हैं कि ये रही डीएनए के साथ हिस्टोन्स प्रोटीन्स या कुछ बहुत से अलग अलग प्रोटीन्स मिला के ऐसी कुछ क्रोमोसोम जैसी बॉडी बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये दिखने में ऐसा होता है एक्चुअली। ये रहा क्रोमोसोम, ये रहा सेंट्रोमियर, ये रहा क्रोमेटिड, यानी कि ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, दोनों मिलके बन गए सिस्टर क्रोमेटिड। इजी है। अब यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बन जाती हैं, जो कि एक सेंट्रोमियर से हेल्ड होती है, पकड़ी हुई होती है। उसके बाद एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है जो कि दिखने में
ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर, इस शेप को कहते हैं काइनेटोकोर। अभी इस काइनेटोकोर का काम है कि एक साइट प्रोवाइड कराता है स्पिंडल फाइबर्स यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अटैचमेंट के लिए, जिसकी वजह से बाद में ये क्रोमोसोम्स मूव हो सके। अब ये जो प्लेन है ये एक टाइम बाद, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये काइनेटोकोर रहा, ये काइनेटोकोर, इस काइनेटोकोर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो चुके हैं। ठीक है, अब ये शुरुआत में मेटाफेज की शुरुआत में, प्रो मेटाफेज में, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये सारे क्रोमोसोम्स को ढकेल ढकेल कर एक सीधी लाइन में ले आती है। इस सीधी लाइन में ले आती है, एक लाइन में अलाइन कराती है इसे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी लाइन को कहा जाता है मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, एक्चुअली वहां पे कोई प्लेट नहीं है जिसपे आप खाना खा सके, बस इसे कहा जाता है, ये टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे एक सेल में अभी तक क्रोमोसोम का टोटल नंबर 2n है। ठीक है, सेल अगर डिप्लॉयड होगी तो। और मेटाफेज जैसे जैसे कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, मेटाफेज जैसे जैसे आगे आगे प्रोसेस करता है, वैसे वैसे अपनी सारी क्रोमोसोम्स एक लाइन में अलाइन हो जाती हैं। अब ये बन गई अपनी मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, फिर आती है एनाफेज। अब इस एनाफेज में क्या होता है, तो इस एनाफेज में जो भी क्रोमोसोम्स अरेंज हो चुकी थी मेटाफिजिक प्लेट में, अब उन्हें खींचा जाता है। कौन खींचता है, तो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वही उन्हें खींचती है। ये सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाती है, सेंट्रोमियर टूट गया, अब जाहिर सी बात है अब ये क्रोमोसोम रहा नहीं, तो क्रोमैटिड सेपरेट हो गई, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गई। लेकिन अभी इस वक्त क्रोमोसोम का टोटल नंबर चेंज हो चुका है, एक सेल में अब डुप्लीकेट हो चुके हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि अब हर क्रोमोसोम के पास अपना खुद का, यानी कि हर क्रोमैटिड के पास अपना खुद का सेंट्रोमियर है। आप देख सकते हैं कि इसे आप लीडिंग एंड कह सकते हैं और इसे लैगिंग एंड इसे लैगिंग एंड कह सकते हैं और इसे लीडिंग एंड कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीडिंग एंड वो है जो सेंट्रोजोम की तरफ मूव हो रहा है और लैगिंग एंड वो है जो सेंट्रोजोम से दूर है। अब उसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज यानी कि आखिरी की फेज। अब यहाँ पे क्रोमोसोम जो बन चुके थे वो डिकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, उनसे डीएनए निकलना शुरू हो जाता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सेल डिवीजन कंप्लीट होने ही वाला है। इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम्स दिखते नहीं, अब नो लॉन्गर इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन बी सीन बिकॉज नाउ क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट. So the chromatids decondense and start forming chromatin material at the two opposite poles. Now nuclear envelope develops around the chromosome cluster at each pole forming two daughter nuclei. अब यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई फिर से बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई टीलोफेज में बनना शुरू हो जाती है. ये चीज़ आप याद रखिए. न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स या ईआर जैसे बाकी के ऑर्गेनेल्स भी फिर से बनना शुरू हो जाते हैं. अब उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन. अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तब दो सेल्स के बीच में एक्टिन और मायोसिन, ये भी एक टाइप के प्रोटीन ही है, ये एक्टिन और मायोसिन, ये बीच में रिंग बनाना शुरू कर देते हैं. उस रिंग को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग. अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से सेल बीच में से खींचा जाता है. अब इस खिंचाव की वजह से सेल्स के बीच में एक फरो सा बन जाता है, एक डिप्रेशन सा बन जाता है. इस डिप्रेशन को कहते हैं फरो. अब इसी फरो की वजह से सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और सेल अलग अलग हो जाती है. ये रही बात एनिमल सेल्स की. लेकिन प्लांट सेल में कुछ और होता है. प्लांट सेल में सेंट्रल प्लेट बनती है. ठीक है, प्लांट सेल्स में सेंट्रल प्लेट बनती है. उस सेंट्रल प्लेट को बनाने का काम करते हैं मिडल लैमेला. अब ये मिडल लैमेला बनता है गोल्जी, मॉडिफाइड गोल्जी एपरेटस से. इतना आप याद रखिए, सेंट्रल प्लेट अगर बनानी हो तो बनाने का काम करता है मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. ओके, अब ऐसी भी कुछ सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता. तो ऐसी सेल्स अगर आप एग्जाम्पल के लिए याद रखना चाहें तो कोकोनट का अंदर का जो पानी होता है उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है. उसमें ऐसी प्रोसेस होती है.
अगर आप वहाँ पे अगर किसी माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि ये सारे न्यूक्लियस ऐसे दिखते हैं, ठीक है। एक ही सेल में बहुत से न्यूक्लियस होते हैं, उनके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। इसी टाइप के सेल को सिनसाइटियम कहते हैं, इसी टाइप के डिवीजन को सिनसाइटियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, थोड़ा रिवाइज कीजिए, देखिए, कोई डाउट हो बताइए। थैंक यू सो मच।